इतिहास में ये बात बार बार देखी गई है ना, कि कभी कभी एक अकेला सपना वो सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं रह जाता, वो तो पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की किस्मत लिख सकता है। एक ऐसी चिंगारी बन जाता है जो पीढ़ियों तक एक मशाल की तरह जलती रहती है। और जब भी ऐसे सपनों और राष्ट्र की बात होती है तो एक आवाज सबसे जोर से गूंजती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये जो नारा था ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था और हाँ, एक चुनौती भी। पर सोचने वाली बात यह है कि ये आज़ादी आखिर थी क्या? जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसका असली मतलब क्या था? तो आज हम नेताजी के उसी सपने की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस सपने की सबसे साफ तस्वीर मिलती है 29 दिसंबर 1929 को दिए गए उनके एक बहुत ही खास भाषण से। मेदिनीपुर में युवाओं के सामने नेताजी ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नए भारत की नींव रखी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये सपना असल में सिर्फ नेताजी का ही नहीं था, इसकी जड़ें ना और भी गहरी थी। ये एक विरासत थी जो उन्हें मिली थी, जो उन्हें सौंपी गई थी। जी हाँ, ये सपना उन्हें मिला था अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास से। ये लौ सबसे पहले उन्होंने ही जलाई थी। और देशबंधु के लिए ये कोई मामूली राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। नहीं, ये तो उनकी ताकत का, उनकी हिम्मत का स्रोत था, उनके जीवन का आनंद था। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें हर पल, हर घड़ी प्रेरित करती थी। और फिर जब उनके गुरु नहीं रहे तो इस सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक युवा के कंधों पर आ गई। नाम था सुभाष चंद्र बोस, जो अब इस सपने के नए संरक्षक थे और इसे हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो आखिर ये सपना था क्या? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने तक की बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बड़ा था। असल में ये एक नए भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो चलिए जरा इसके हर एक हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सामाजिक स्तर पर तो उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। सोचिए, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति का कोई भेदभाव न हो, जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें और वे देश की सेवा में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। जरा सोचिए, 1929 में ये विचार कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। पर उनका सपना सिर्फ सामाजिक समानता पर ही नहीं रुका था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां अमीर और गरीब के बीच कोई गहरी खाई न हो, हर किसी को पढ़ने का, आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। एक ऐसा देश जहां मेहनत की, कर्म की पूरी इज्जत हो, और सबसे जरूरी, एक ऐसा देश जो हर तरह के बाहरी दबाव से पूरी तरह आजाद हो। और इस सपने को लेकर उनका जुनून, उनकी दीवानगी बिल्कुल अटूट थी। वो ये मानते थे कि ये एक ऐसा सच है जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, कोई भी बलिदान दिया जा सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उनके ये शब्द खुद बताते हैं कि ये सपना उनके लिए कितना पवित्र था। और अब आते हैं उस भाषण के सबसे यादगार, सबसे अहम पल पर। वो पल जब नेताजी ने ये मशाल अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपी। उस सभा में जितने भी नौजवान थे, उन्होंने उनसे सीधे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास देने के लिए कोई धन दौलत, कोई जमीन जायदाद नहीं है। मेरे पास देने के लिए सिर्फ एक चीज है, और वो है ये सपना। और फिर उन्होंने ये शब्द कहे जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। बस एक पल के लिए उस पल की गहराई को महसूस कीजिए। एक महान नेता अपनी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपना सपना, देश के युवाओं को एक तोहफे के तौर पर सौंप रहा था। तो इस सपने का आगे क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक भाषण बनकर रह गया? नहीं, यही सपना नेताजी के हर कदम की, हर एक फैसले की नींव बना। ये टाइमलाइन हमें वही सफर दिखाती है। देखिए कैसे 1929 का वो सपना 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की वजह बना, और फिर 1944 के उस ऐतिहासिक आह्वान की प्रेरणा बना। कह सकते हैं कि ये सपना ही उनकी असली ताकत था। उनके नारे दिल्ली चलो और जय हिंद आज भी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली नारों में गिने जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तिलक का स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर गांधी जी का करो या मरो। ये उनके जबरदस्त प्रभाव को दिखाता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल वहीं आकर रुकता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। नेताजी ने वो सपना देश के युवाओं के हवाले कर दिया था।
ये एक जिम्मेदारी है जो हर पीढ़ी को निभानी है। और यही सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है, शायद पहले से भी ज्यादा, कि हम उस सपने का क्या कर रहे हैं।